हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेक्निकल टेस्ट सीरीज 15 की। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के थे, हीट ट्रांसफ़र के थे और आरएसी के थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा इस बार जो टोटल एस्पिरेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, जो मार्क्स एनालिसिस है, उनकी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें मैं ऐड करना भूल गया था फॉर्म में। आई डोंट नो कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा कि वर्कलोड ज़्यादा था तो माइंड हैंग कर गया था। इसकी वजह से मैं भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो सारी चीज़ें ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो गलती से वो सारी चीज़ें छूट गई, मैं ऐड नहीं कर पाया। बट नेवरदलेस आपको अपने मार्क्स पता होंगे, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी वहाँ पे थी, इसलिए मैंने आपके नाम के साथ आपके मार्क्स शेयर नहीं किए, क्योंकि नाम की जगह पे ईमेल आईडी डालना पड़ता, जो कि आपकी पर्सनल है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपका रैंक क्या होगा। बाकी जो कैटेगरी के एनालिसिस है, मेल फीमेल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने अपने हिसाब से ये कैटेगरी बनाया हुआ है कि एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी गुड, कितने लोग हैं, किस मार्क्स के बीच में अगर आप हो तो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। मैं ये चीज़ ध्यान में रख के करता हूँ कि एग्ज़ाम्स में सीटें कितनी होती हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप गुड या उससे ऊपर स्कोर करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, एवरेज में भी हो तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता है कभी बार किसी रीजन की वजह से किसी टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं, और इस टेस्ट सीरीज में चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्कलोड कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में टेस्ट सीरीज बनाया, जिसके वजह से कई सारे ऑप्शंस में मिस्टेक्स भी हुए। मैंने आपका नाम, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें ऐड करना भूल भी गया। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको मिल जाएगी। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हीट एक्सचेंज टेक प्लेस इन विच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रीमेन कांस्टेंट। इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है दो प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंड हाइपरबोलिक प्रोसेस में। एग्जैक्टली होता क्या है, आइसोथर्मल भी एक टाइप का हाइपरबोलिक प्रोसेस है, बट केवल आइसोथर्मल प्रोसेस हाइपरबोलिक प्रोसेस है ऐसा नहीं है। आप सभी को पता होगा कि PV = गामा = C, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस भी आते हैं, दूसरे प्रोसेस भी आते हैं। जनरली हम जो 4-5 प्रोसेस पढ़ते हैं उनमें से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों हाइपरबोलिक नेचर के होते हैं, दोनों हाइपरबोला वाली प्रोफाइल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा आपका हाइपरबोलिक प्रोसेस होगा। वैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी ये स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम इज वन विच, जो एनर्जी भी ट्रांसफर करता है, मास भी ट्रांसफर करता है, मतलब बोथ एनर्जी एंड मास कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। डजेंट मैटर वो सराउंडिंग से सिस्टम जा रहे हैं या फिर सिस्टम से सराउंडिंग जा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा। इन द एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट डिपेंड अपॉन, ये तो इंड पे ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q 0 होता है, और आपको फर्स्ट लॉ भी पता है डेल्टा U + dW होता है। तो यहाँ पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यू नो दैट कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब इंड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ फंक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका A। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू, इस क्वेश्चन में काफी सारे लोगों को डाउट हुआ है। देखिए, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करिए कहीं पे कंडेंसेशन हो रहा है, कहीं पे इवापोरेशन हो रहा है, वहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर में चेंज होना एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर दोनों की मीनिंग अलग है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं कर लेना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कई जगह इसको ऐसे भी दिया रहता है कि हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू विच लॉ, तो वहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। हीट ट्रांसफर क्यों होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। बट यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट ट्रांसफर हो तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो ही, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन का।
तो क्या एंट्रोपी चेंज होगी? जी बिल्कुल एंट्रोपी चेंज होगी। किसी भी फॉर्म में अगर हीट ट्रांसफर होता है, आप सभी को पता है ds इक्वल टू जो होता है dq/t, अगर हम रिवर्सिबल के लिखते हैं, इनरिवर्सिबल के लिए लिखते हो तो यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन ऐड हो जाता है। नेवरदलेस किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हीट ट्रांसफर वहाँ पे हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज होगा, इसलिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी है। थर्मल कंडक्टिविटी थ्रू द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस? जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी दो रीजन से होती है, या तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फिर वहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन होगा। जैसे डायमंड इज द बेस्ट एग्जांपल, वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बट लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी वाला ये आपका मटेरियल होता है, दैट इज इतना किलोवाट पर मीटर केल्विन ये होता है इसका थर्मल कंडक्टिविटी। इसके नीचे बेसिकली होती है आपकी सिल्वर 429 या 430 कहीं पे मेंशन होगा, उसके नीचे होता है आपका कॉपर 401, उसके नीचे होता है गोल्ड 317, उसके नीचे होता है एल्यूमिनियम 237, उसके नीचे होता है आयरन आपका 80। तो एटलीस्ट इतने का आप थर्मल कंडक्टिविटी याद रखें। कभी कभी आपको अरेंज करने के लिए भी पूछ देता है। और डायमंड काफ़ी सारे लोगों ने सेलेक्ट किया है, डायमंड में हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है बट दैट इज ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन, नॉट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सिल्वर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन मीन्स, जब हम 1 टन के लिए यूनिट बना रहे थे तो हमने क्या किया, 1000 kg का आइस लिया, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमने कहा कि इसको 24 आवर में मेल्ट करना है। मतलब यहाँ पे हम हीट रिलीज को मेजर कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे और उसी को हम कहेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कई सारी यूनिट होती है, जैसे हम जनरली मेजर करते हैं 2.51 किलोवाट, इसको मतलब आप किलो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको 12660 किलो जूल पर आवर भी कह सकते हैं, इसको मिनट में भी 21 किलो जूल पर मिनट भी हम कह सकते हैं। ये सारी यूनिट्स होती हैं बेसिकली। कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख जाएगा यूनिट में मे बी, क्योंकि हमने लिया तो था यहाँ पे 1000 kg, बट 1000 kg था नहीं एग्जैक्टली, वो 907 kg था, इसीलिए 1 स्मॉल टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इसको एक्चुअली हम कहते हैं। बट चूंकि स्टार्टिंग से हमने ये सोच के लिया था कि ये जो आइस है वो 1000 kg है, तो इसको हमने 1 टन हम कहने लगे। बाद में वही हैबिचुअल हो गया तो 1 टन कहने लगे। एग्जैक्टली ये होता है 1 स्मॉल टन, मतलब यहाँ पे आइस की जो वैल्यू होती है दैट इज 907। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कुछ लोगों ने इसको किया भाई ये 1 डिग्री है, यहाँ पे हम लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, सेंसिबल कूलिंग को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। देखो आइस है वो मेल्ट होगी तो 0 डिग्री का वाटर बनेगा, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, केवल लेटेंट हीट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो, 0 डिग्री को आप आइस बना दो, जितना अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी 24 आवर में, उसे भी हम कहेंगे 1 टन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री टिल इट वॉल्यूम बिकम द डबल। वॉल्यूम डबल है, सिंपल गैसेस फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप सभी को पता है PV इक्वल टू nRT होता है, ये सबको सही करना चाहिए था, कुछ लोगों ने यूनिट में कन्वर्जन नहीं किया है इसलिए गलत कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किस पे किया है, कांस्टेंट प्रेशर पे ना, प्रेशर कांस्टेंट इसको इधर ले जाओ तो हम लिख सकते हैं V/T इक्वल टू C। ये कौन सा लॉ होता है, बेसिकली चार्ल्स लॉ होता है। तो V1/T1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2/T2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो V1 डिवाइडेड बाई कितना टेम्परेचर दिया है 33, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में 303 हो जाएगा। V2 की वैल्यू 2V1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि डबल हो गया है ये, और ये T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 606 केल्विन आएगा। T2 को डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो ये 333 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। द लोवेस्ट टेम्परेचर अकर इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसेस, किस प्रोसेस के बाद में होता है। तो यहाँ पे देखो कई सारे लोग, जो थ्योरेटिकल बात अगर हम करें तो कई सारे लोग कहेंगे कि जो इवापोरेटर होता है, क्योंकि यही वाला डायग्राम होता है, TS वाला डायग्राम यही होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इवापोरेटर प्रोसेस हो गया आपका, ये आपका कंप्रेसर का हो गया, कंडेंसर का हो गया, थ्रोटल वाल्व का हो गया। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये कंडेंसर वाला है।
बेसिकली जो एक्सपेंशन वॉल है यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो जो इसके इंड का टेम्परेचर है, मतलब एक्सपेंशन वॉल्व के इंड का जो टेम्परेचर है वही इवेपोरेटर का इनलेट भी होगा, वही इवेपोरेटर का आउटलेट भी होगा। मतलब आप कहोगे कि आउटलेट पे भी यही टेम्परेचर होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, ये इस रीजन में नहीं जाता है, ये ड्राई सेचुरेटेड रीजन में चला जाता है जहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं। इसलिए हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन अगर हमको चूज करना है तो एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व कहेंगे हम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्रीज हीटेड इज स्पेसिफिक वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। आप सभी को पता है कि वाटर एट 0 डिग्री है, जब इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। डेंसिटी कब तक बढ़ेगी, अब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी इसकी बढ़ती है। ध्यान रखना, जनरली होता क्या है, अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी उसकी डिक्रीज होनी चाहिए, बट अप टू 4 डिग्री इसकी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होना चालू करती है। तो जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा ना। आप सभी को पता है m इक्वल टू क्या होता है भाई, रो भी होता है, m से डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, रो v बाई एम। यही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये बढ़ रहे हैं तो ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये अप टू 4 डिग्री डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर हीट ट्रांसफर अक्रॉस द कंपोजिट स्लैब। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो, काफी सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे से जो क्लास 3 के लेवल के नहीं थे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आता है कि क्लास 3 के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए और थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम सभी को पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं। ये सभी को पता है, क्योंकि स्लैब की बात कर रहे हैं और कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये फोरियर लॉ सभी को पता होगा, फोरियर इक्वेशन, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है कि टेम्परेचर इज कंटिन्यूअस ऑलवेज। तो हम पहले टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Q डेल्टा एक्स कर देते हैं, माइनस के ए डेल्टा टी कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 0 से लेके x तक इसको और 0 से लेके t तक इसको, जैसे भी आप करना चाहो, दैट इज नॉट अ इशू। तो ये Q ये हो गया आपका x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के ए टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब हम ये कहें, मतलब एक स्लैब में जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा और कंटिन्यूअस होगा। लीनियर होने की वजह से कंटिन्यूअस हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन मैथमेटिकली हम उन फंक्शंस को कहते हैं जहां पे उनके वैल्यूज में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए ये दूसरा स्लैब है, तो इसकी ये जो वॉल है इस वॉल से कनेक्टेड है, तो दोनों वॉल के टेम्परेचर अराउंड टू अराउंड सेम होंगे, इसलिए टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा फॉर द स्लैब वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और लीनियर रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है टेम्परेचर इज कंटिन्यूअस ऑलवेज, ये वाला करेक्ट हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नॉट कंटिन्यूअस। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे आप लिख लो, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको दिख भी रहा होगा। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, क्यू बाई के ए माइनस क्यू बाई के ए। टेम्परेचर ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लो कंडक्टिविटी अलग है दोनों की, मगर ये जो Q बाई ए है, Q बाई ए ये तो सेम ही है, सेम क्रॉस सेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है और जो हीट ट्रांसफर है वो भी कंटिन्यूअस है। हीट ट्रांसफर भाई, जितना हीट किसी सरफेस में इन हो जाएगी उतना हीट आउट होगी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी कंडीशन ले लो आप। इवन आप ए क्वालिटी का इंसुलेशन कर दो तो भी वो हीट जितना इन हुई है उतना जाएगी। हीट फ्लो रेट चेंज हो सकता है बट हीट फ्लो चेंज नहीं हो सकती है। सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई जो डेल्टा एक्स है इसकी प्रोपोर्शनलिटी लगा लें तो ये 1 बाई के है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि के की वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग स्लैब के लिए चेंज हो रही है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया आपका। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि जो टेम्परेचर का फंक्शन है वो के का है और के कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट आपका 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एंट्रोपी ऑफ द हॉट बॉइल्ड एग डिक्रीजेज एट इट कूल।
एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी डेफिनेटली। हॉट बॉइल्ड एग है भाई, टेम्परेचर घटेगा, सॉरी उसकी हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर घटेगा, कूल होगा वो, और एंट्रोपी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। बेसिक चीज आपको पता है, ds इक्वल टू क्या होता है, dq/t, और जब हम हीट रिजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लेते हैं, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। above स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वायलेट द इंक्रीज एंट्रोपी। कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा कि एंट्रोपी का वायलेशन, भाई कुछ वायलेशन नहीं हो रहा, जो इंक्रीज इंट्रोपी है वो यूनिवर्स के लिए है। तो यहाँ पे एक की इंट्रोपी घट रही है, बट जो इन्वायरमेंट है वो तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी इंट्रोपी तो बढ़ रही है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, इंट्रोपी कंजर्वेशन हो गया, तो ये इस लॉ का वायलेशन नहीं है। टू लेस इंफॉर्मेशन, ये वाला गलत है। ऑल एबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी वायलेशन कैसे भाई, सेकेंड लॉ का वायलेशन कैसे हो गया यहाँ पे, तो कोई वायलेशन नहीं है। सेकेंड लॉ, केल्सियस लॉ को ये वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। केल्विन लॉ को वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विल नॉट बी एप्लीकेबल। इसमें भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था, बट आप लोगों ने जिन लोगों ने ये आंसर दिया है वो सही है बिल्कुल। देखिए जीरोथ लॉ कहता है कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में, तीसरी बॉडी के सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है, बॉडी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बट यहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, टू बॉडी वन बॉडी बन गई, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए दोनों को। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग हो गया, आयनिक रिएक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं होगा। फॉर द हीट इंजन ऑपरेटिंग एट द कार्नोट साइकिल द वर्क आउटपुट इज इतना। ये तो क्वेश्चन किसी को गलत नहीं करना चाहिए था, बट मैक्सिमम लोगों ने गलत किया भाई। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार, सिंपल सा डायग्राम, मैंने कहा है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया करें। यहां पे ये कह रहे हैं कि सपोज हीट रिजेक्शन Q2 है, यहां पे Q1 है, टेम्परेचर T1 है, दिस वन T2। यहां पे ये कह रहे हैं कि Q2/4 है, यही तो वर्क बोला है आपको, वर्क डन इतना है। एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी आपका क्या होता है भाई, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। ये रिलेशन तो आप सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो रेशियो Q2/Q1 है ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है ना, W इक्वल टू हमको पता है Q1 माइनस Q2 होता है। W की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया भाई, Q2/4। Q2 के इधर ले आते हैं भाई, इक्वल टू Q1 हो जाएगा, वेरी सिंपल। सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ऐसी गलती आप लोग मत करना, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5Q/4 इज इक्वल टू Q1। ये Q2 है, ध्यान से लिखते रहना आप लोग, ये Q2 है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई, ये Q2/Q1, तो हम लिख सकते हैं Q2/Q1 इज इक्वल टू 4/5। कोई डाउट है नहीं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5। Q2/Q1 की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 5, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस 4, 1/5। 1/5 मतलब 20%। तो सिंपल कैलकुलेशन था, आना चाहिए था आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आप सभी को पता है, काफी सारे लोगों ने सही भी किया हुआ है कि जो केल्विन स्टेटमेंट है और क्लेसियस स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, अगर एक वायलेट होगा तो दूसरा भी वायलेट होगा, सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल करता है भाई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, एयर का मोशन, ठीक है, ये सारे कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन इज वर्क ऑन द वेपर कंप्रेशन साइकिल, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे सिंपल और आसान साइकिल होती है ये, ट्रेडिशनल है, काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, डेफिनेटली वर्क हो रहा है कि हम इसको बदल पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर द रेफ्रिजरेशन ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे हम रिड्यूस एम्बिएंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक की जगह पे 2 कूलिंग टरबाइन का हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि बूट स्टेप में आप ये करते हो। बेसिकली एयरक्राफ्ट के लिए आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा कि बूट स्टेप साइकिल यूज़ करते हैं जो लो स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं। सुपरसोनिक है भाई,
तो हम यहाँ पे रिड्यूस यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट वैसी होती है, यहाँ पे 2 कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ती है। अगर आपको चाहिए सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, वैसे तो सिंपल है ये सारी साइकिल्स, आप देख रहे होते हैं रैम एयर इधर से आती है, यहाँ से हम कुछ रैम एयर को ले लेते हैं फॉर कूलिंग पर्पज, कूलिंग टरबाइन में भेज देते हैं, कुछ को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ले आते हैं, फिर इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कूल कर देते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है बट प्रेशर अभी ज़्यादा रहता है, तो फिर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं और कूलिंग टरबाइन में भेज देते हैं। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे 1 टरबाइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम 2 टरबाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन वैसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका रिड्यूस एम्बिएंट। जो लोग ये कहे हैं ये तो बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि कंफ्यूज हो गए होंगे, बट रीजनरेटिव आप लोगों ने कौन मतलब कैसे कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने किया है रीजनरेटिव जो सिंपल कूलिंग साइकिल होती है उसी में रीजनरेटिव सिस्टम लगा देंगे, वो रीजनरेटिव बन जाएगा, ऐसा क्या है उसमें अलग। नेक्स्ट जो आपका है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग को मैंने कई बार बताया हुआ है, जो रेफ्रिजरेशन वाला हमने एक पूरा चैप्टर पे इस पे जो मैंने एमसीक्यू कराया था उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ये प्रोसेस होता है ना, आपका कूलिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कूलिंग हो रहा है या हीटिंग, एडियाबैटिक कूलिंग हो रहा है ना, तो ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा 1 से चला जाएगा 2, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट रहा है, बट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन यही होती है एंथैल्पी के साथ वाली लाइन, ठीक है, तो इसलिए क्या रहता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जनरली यहाँ पे होता क्या है, हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं, इस तरीके से हमको कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली यूज इन द विंटर। विंटर में क्या होता है, जो आपकी एयर होती है वो ड्राई होती है एंड कोल्ड होती है, तो ड्राई है इसलिए हम उसको ह्यूमिडिफाई करेंगे, और चूंकि कोल्ड है इसलिए हम उसको हीट करेंगे, इसलिए हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है यहाँ पे। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन मीन्स, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन व्हेन टेम्परेचर वेरीज विथ टाइम। वेरीज विथ टाइम का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉपर के बॉल पे हम ट्रांजिएंट कर सकते हैं बट पफ पे नहीं कर सकते। मैक्सिमम बुक में ये एग्जांपल दिया होगा, क्योंकि जो कॉपर की बॉल होती है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि किसी भी जगह पे जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, मतलब पूरे सरफेस में टेम्परेचर सेम होगा, बट ऐसा पफ के केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन कम है, तो पफ के जो ऊपर वाला सरफेस है आप कह सकते हो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वो जल भी जाते हैं, आपने देखा होगा। अंदर टेम्परेचर कंडक्ट नहीं हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है विथ स्पेस भी है, स्पेस के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, जो कि कॉपर वॉल में नहीं है। कॉपर में अगर सरफेस का टेम्परेचर 99 डिग्री है तो यहाँ पे भी 99 रहेगा, यहाँ पे बहुत रहेगा तो 98, 98.5 रहेगा, बहुत पास में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर स्पेस के साथ या विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस डिस्टेंस या डिस्टेंस या लेंथ उसके हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, केवल और केवल कैसे वेरी कर रहा है, टाइम के हिसाब से। मान लीजिए इसको हीटिंग हमने 1 घंटा किया तो टेम्परेचर पूरे सरफेस का बढ़ जाएगा, कूल कर दिया तो पूरे सरफेस का कम हो जाएगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हीट ट्रांसफर या हीट कंडक्शन हो रहा है, या हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट लूज हो रही है, ऐड हो रही है, व्हाटएवर दैट जो भी हो रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंडक्शन व्हेन टेम्परेचर वेरीज विथ टाइम, वहां पे ट्रांजिएंट या लम्प्ड पैरामीटर के एनालिसिस हम करते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसा कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब क्या है, लम्प्ड पैरामीटर वहीं पे वैलिड होता है जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कब कब होगा, जब थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दो यहाँ पे रेजिस्टेंस आते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, एक सरफेस रेजिस्टेंस। सरफेस रेजिस्टेंस मतलब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस। अ वायर रेडियस इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी गलती हुई थी। ऑप्शन देखो, पहले मैं इसमें एक ऑप्शन सही करने की कोशिश, मतलब सही करने के लिए क्वेश्चन डाला था, बाद में मनाया कि क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और ऐसा बना देते हैं कि सारे ऑप्शन सही हो जाएं। अब सारे ऑप्शन सही करने के चक्कर में मैंने ऑप्शन चेंज करना, एक ऑप्शन चेंज करना भूल गया, बाकी 2 ऑप्शन तो मैंने चेंज कर दिया। 3 ऑप्शन चेंज होने चाहिए थे, जो कि अभी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये आप समझ लो कि क्रिटिकल रेडियस है, और क्रिटिकल रेडियस कम है वायर की, मतलब अप टू क्रिटिकल रेडियस अगर आप इंसुलेशन ऐड करते हो तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बढ़ेगा एज कंपेयर टू कंडक्टिव में जितना कमी आएगी तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। मतलब क्या, एडिंग इंसुलेशन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज द हीट लॉसेस। तो पहला ऑप्शन सही है,
ये ऑप्शन मुझे ऐड करना चाहिए था, बट ये वाला ऑप्शन वहां पे था और मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया, अभी चेंज किया इसलिए ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट इस ऑप्शन की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो ये सही हो गया आपका। एडिंग इंसुलेशन विल फर्स्ट इंक्रीज द हीट लॉसेस अप टू क्रिटिकल रेडियस, बिल्कुल सही है। कन्वेक्टिव हीट लॉसेस इज मोर देन द कन्वेक्टिव अप टू क्रिटिकल रेडियस, बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ पे सारे सही होंगे। अब बाइसिकल पंप अगर फोर्स कर रहे हो, अब बहुत धीरे धीरे करते हो तो प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल हो जाता है। मतलब स्टडी है, जितना हीट जनरेट हो रही है उतनी लॉस हो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो आइसोथर्मल होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई अ हाइड्रोजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। क्यों लिक्विफाई नहीं किया जा सकता भाई हाइड्रोजन को? क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -240 डिग्री होता है, और इससे कम, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये क्या होगा, लिक्विफाई होगा नहीं, इसलिए लिक्विफाई करना मुश्किल होता है इसको। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन इंसुलेटेड रिजिड वेसल। देखो यहाँ पे सिस्टम का पूरा खेल है, इसमें भी ऑप्शन चेंज हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए ये क्या है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ओवन ले लिया है, जो इन्होंने कहा है इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन द सम गैसेज, मान लीजिए ये हमने ओवन ले लिया, एक रिजिड वेसल है जिसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं ओवन का, ओवन में कुछ गैसेस हैं, मतलब एयर ले लिया गैसेस के जगह पे, और इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता है जिसमें बाहर से हम कनेक्ट करके इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो सिस्टम इन्होंने कहा है वही सिस्टम ये ओवन वाला है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंसीडरिंग द वेसल एंड इट्स कंटेंट एट द सिस्टम, मतलब इन्होंने कहा है कि जो पूरा वेसल है, आपकी पूरी ओवन है, उसको सिस्टम एज ए सिस्टम कंसीडर कर लो, मतलब अंदर वाली गैस भी सिस्टम के अंदर आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हो रेजिस्टेंस से, आप कहोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए हीट जनरेशन हो रहा है, बिल्कुल हीट जनरेशन हो रहा है, बट हीट जनरेशन इनसाइड द सिस्टम हो रहा है और सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है, वो इनसाइड हीट जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट वर्क ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा वर्क ट्रांसफर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, दैट विल क्रॉस द बाउंड्री, तो ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क है टू सप्लाई द सिस्टम, इसलिए नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। यहीं पे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मैं ये कह देता हूं कि अब की बार जो आपका वेसल है उसका जो कंटेंट है, मतलब गैसेस जो हैं, उसको हम सिस्टम ले रहे हैं। जब आप गैसेस को सिस्टम लोगे, यहाँ पे केवल गैसेस को सिस्टम लोगे, तो जो ये आप यहाँ पे हीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, वो जो रजिस्टर है उसको गर्म करेगा, और रजिस्टर का टेम्परेचर डिफरेंस और जो इनसाइड एयर है उनका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। तब इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रही है, इलेक्ट्रिकल हीट में कन्वर्ट हो गया, और जो ये मैकेनिकल वर्क है यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है इसका, नहीं, रिजिड है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। उस केस में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जब केवल और केवल हम गैस जो है वहाँ पे, जो हमारा वेसल में जो कंटेंट्स हैं, गैसेस हैं, उनको एज ए सिस्टम कंसीडर करेंगे तब। तो ऑप्शन अभी के लिए जो सिचुएशन दिया गया उसके हिसाब से सी है। द डायमेंशन ऑफ द हीट ट्रांसफर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नसेल्ट नंबर है HD/K होता है, आप सभी को पता है, पढ़ना भी चाहिए आपको। और नसेल्ट नंबर को जब हम पेपर सोल्यूशन कर रहे थे, तो चाहे हीट ट्रांसफर के जितने भी थियरी है, सारी थियरी को जो मैंने पेपर सोल्यूशन कराया हुआ है GPSC का, उसमें सब थियरी को 1 by 1 करके डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सोल्यूशन देख लीजिए सारे पेपर के, मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं गारंटी इन द सेंस कि ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारी थियरी हमने डिस्कस कर लिया, पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, इसलिए चांसेस यही हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके समझ में नहीं रहेगा, जो आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि डिटेल में समझाया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ डिस्कस किया हुआ। अगर आपको चाहिए कि सारे जो डायमेंशनलेस नंबर हैं हीट ट्रांसफर में, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस कर दूं तो मैं वो कर दूंगा, बट अगर आप वो लेक्चर देख लेते हो तो वहाँ से आपकी पूरी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज वन विच देर इज ओनली वर्क इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत ही सिंपल है, हीट ट्रांसफर होता नहीं है। सिस्टम हमारे सराउंडिंग की तरफ से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, या हमारा सराउंडिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? दो तरीके से भाई, या तो वर्क ट्रांसफर हो रहा हो वहाँ पे, या तो हीट ट्रांसफर हो रहा हो, या तो मास ट्रांसफर हो रहा है। इसको पूरे को हम एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं,
और ये हमारा मास ट्रांसफर। यही दो तरीके होते हैं। तो ये एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। यहाँ पे आप कह रहे हैं एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, तो वर्क ट्रांसफर होगा वहाँ पे केवल, तो इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में दिस प्रोसेस वेयर ओनली इज द वर्क इंटरेक्शन। In which of the following process the heat is fully converted into the work? आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। वहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाएगा, वैलिड, मतलब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर दो, ये जीरो हो गया तो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों जीरो हो गया इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसलिए ये जीरो होंगी। द इंसुलेटिंग एबिलिटी ऑफ एन इंसुलेटर विथ प्रेशर ऑफ मॉइस्चर वुड बी। अगर वहां पे मॉइस्चर कंटेंट है तो उसकी इंसुलेटिंग एबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे आपने सुना होगा ना कि कई सारे लेयर लगाते हैं हम इंसुलेशन के लिए। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन है, जिस वॉल के हम इंसुलेशन कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में अगर एयर ट्रैप हो जाता है, जैसे जो हम बोतल भी बनाते हैं ना इंसुलेटिंग बोतल, उसमें भी एयर ट्रैप कर देते हैं। एयर ट्रैप करने का फायदा क्या भाई, गैप क्रिएट करके उसमें अगर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप का फायदा ये है कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, 0.024 या कहीं कहीं पे आपको 0.026 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, इसके आसपास होती है, जो कि बहुत कम है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो एज ए इंसुलेटर। बट एयर की जगह पे मॉइस्चर हो गया तो मॉइस्चर इससे ज़्यादा, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि इंसुलेटर कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर विथ राइज इन टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसी भी मेटल का जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका, तो जो लेटिस वाइब्रेशन है वो बढ़ेगा, मतलब एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। लेटिस वाइब्रेशन की वजह से वहां पे रैंडमनेस आ जाएगी, जिसके वजह से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। आप कहोगे लेटिस वाइब्रेशन से तो बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बट वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है कि लेटिस वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन को लीड करने लगेगा। वो केवल आपका डायमंड के केस में ही होता है, नहीं तो इंसुलेटर को भी आप हीट करके कंडक्टर बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 3 डायमेंशन स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ इंटरनल हीट जनरेशन। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, चूंकि एक ही पे बेस्ड है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। 3 कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा 2 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा 2 टी बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, प्लस डेल्टा 2 टी बाई डेल्टा जेड स्क्वायर, प्लस क्यू बाई के आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। ये टाइम है, ये टेम्परेचर है। ये जनरल इक्वेशन होता है आपका। अगर इस इक्वेशन को हम कह दें कि ये स्टडी स्टेट केस है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा पॉइसन इक्वेशन, जो आपसे पूछा है। जैसे ये स्टडी स्टेट होगा, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें तो ये पॉइसन इक्वेशन है। दूसरा आता है आपका ट्रांजिएंट और नो हीट जनरेशन। ट्रांजिएंट का मतलब है कि टेम्परेचर विथ टाइम वेरी कर रहा है और हीट जनरेशन नहीं है, तो ये वाले को 0 कर देते हैं, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, तो ये तीनों टर्म रहेंगे और ये वाला टर्म रहेगा। इस टर्म को हम कहते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। नेक्स्ट आपने बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको आपने पढ़ा होगा कि अगर स्टडी भी है और नो हीट जनरेशन भी है, तो उस केस में ये भी भाई साहब 0 हो जाएंगे और ये वाला भी 0 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये तीनों बचेंगे और इनके इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं लैपलास इक्वेशन। तो ये हो गया लैपलास, पॉइसन और डिफ्यूजन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, पॉइसन, क्योंकि जो कंडीशन दिया है वो पॉइसन का दिया है। लैपलास भी बहुत सारे लोगों ने सही किया, फोरियर भी सही किया है। कंफ्यूजन है, आप एक सीरीज से याद कर लें कि पहला हम कहेंगे कि हमारी केस स्टडी स्टेट का है, तो वो पॉइसन बन जाएगा। दूसरा हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजिएंट है, नो हीट जनरेशन, तो वो आपका डिफ्यूजन बन जाएगा। और तीसरा दोनों खत्म कर देंगे तो लैपलास बन जाएगा। एमंग द फॉलोइंग द बेस्ट इंसुलेटर इज एयर। इससे पहले हमने डिस्कस किया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है। द थिकनेस ऑफ द थर्मल एंड बाउंड्री लेयर सेम प्रेंटल म्यू सीपी बाई के। प्रेंटल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रेंटल का दोनों का क्या होता है, यू आई अल्फा भी होता है, मतलब क्या होता है, मॉलिकुलर डिफ्यूजिटी ऑफ द मोमेंटम एंड मॉलिकुलर डिफ्यूजिटी ऑफ द हीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू बाई अल्फा। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये वाला नहीं पढ़ा होगा तो म्यू सीपी बाई के वाला तो पढ़ा ही होगा। ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो बाउंड्री लेयर क्या, फ्रंटल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है कि दोनों की थिकनेस सेम है, इसलिए फ्रंटल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बाउंड्री लेयर ज्यादा है, फ्रंटल नंबर ज्यादा होगा। बाउंड्री लेयर कम है, फ्रंटल नंबर 1 से कम होगा। नेक्स्ट जो है, फ्री कन्वेक्शन फ्लो डिपेंड ऑन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
फ्री कन्वेक्शन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग ग्रेविटेशन किए, तो क्यों भाई? क्योंकि यार मॉलिकुलर मोमेंटम है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना, तो वो तो इफेक्ट करेगा। भले हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट किसी भी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल नीचे से एनर्जी लेके ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा आजा बेटा नीचे आजा, नीचे आ जाए, कहेगा नहीं भाई मेरे पास एनर्जी है, दूसरे को ले जाके देना है, दूसरे का जिम्मेदारी है, तो ये बेचारा क्या करेगा, ऊपर भाग के जाएगा, बट ये ग्रेविटेशन इसको परेशान करेगा। मतलब डिपेंड करता है इस पे, इसके ऊपर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है एच की वैल्यू, बट उस केस में ये क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे फ्री की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्री में वेलोसिटी मैटर नहीं करती। नेक्स्ट जो आपका, व्हेन ए हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर द कोल्ड फ्लैट प्लेट, ध्यान रखना ये हॉट फ्लूइड है और प्लेट आपकी कोल्ड है, मतलब किस तरीके से बनेगी, तो ये तो आपकी हो गई बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर की कंडीशन तो ऐसी रहती है, वेलोसिटी नीचे कम हो जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं मॉलिक्यूल, स्टिक हो जाते हैं तो एक दूसरे की वेलोसिटी कम करते जाते हैं, और ऊपर वाला थोड़ा फ्री रहता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं ऊपर बढ़ के यहाँ पे वी इन्फिनिटी आ गया, नियर अबाउट सेम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा ना, मतलब हमारा कुछ ऐसे होगा, ये टेम्परेचर ऐसे कम करता जाएगा, मतलब टेम्परेचर नीचे कम होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो अपने में जो फ्लूइड चिपकेगा उसका टेम्परेचर घटा देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे 0 एट द एज ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर। इसका उल्टा रहेगा तब, मान लो हम ये कह दें कि जो फ्लूइड है वो ठंडा है और जो प्लेट है वो हॉट है, तो इसका अपोजिट बन जाएगा, तो फिर उस केस में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कि ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट नीचे आपको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये जो प्लेट है वो हॉट है, तो इससे जो फ्लूइड कट करेगा, टच करेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट घटता जाएगा। द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाई, तो फ्री वाला है ग्रॉसअप से करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको कहा वो वीडियोस आप देखिए। अगर नहीं समझ में आता है, आपको डिटेल में आपको समझना है कि सारे डायमेंशनलेस नंबर जानने हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना है, उनका एप्लीकेशंस का है, ये सारा डिस्कशन करना है। थोड़ा लंबा डिस्कशन है, अगर आप कहोगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन सिचुएशन इज वैलिड व्हेन द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज लो। इसमें भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था, ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था बट वो गलत था। अब पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि आपका नाम भी नहीं लगा, कैटेगरी भी नहीं फिलअप करवाया, बाकी डिटेल भी नहीं फिलअप करवाया, कुछ क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम्स हो गए, बट खैर नेवरदलेस आपका ये ऑप्शन है इंटरनल कम होना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है केवल टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करे, स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरी ना करे। ठीक है, बायोट नंबर आपका कम रहे। बायोट नंबर का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सिंपल अगर कहें तो बायोट नंबर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड, भैया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सब पे डिपेंड करता है। ये कन्वेक्टिव मतलब ये ओरिएंटेशन से क्या लेना देना है, रेडिएशन तो हो नहीं रहा कि ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो रेडिएशन हीट एक्सचेंज चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ पे सरफेस फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अ ग्रे बॉडी इज वन विच एब्जॉर्बिविटी, ग्रे बॉडी की जो एब्जॉर्बिविटी होती है भाई वो वेरी नहीं करती, डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, मतलब सिंपली हम कहें कि जो बॉडी से एमिशन हो रहा है डिवाइडेड बाय द ब्लैक बॉडी एमिशन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ग्रे बॉडी कहते हैं। एमिसिविटी ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो जितना अच्छा एब्जॉर्बिविटी होता है उसका उतना अच्छा एमिसिविटी होता है, कौन कहते हैं भाई, किरचॉफ साहब कहते हैं, तो ये 1 होता है। ब्लैक बॉडी की हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बिविटी 1 मान लेते हैं, तो एमिसिविटी भी उसकी 1 होती है। इन विच केस द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, बहुत ही सिंपल, रेडिएशन होता है, मतलब ये ऑल नहीं है, रेडिएशन है, रेडिएशन में मीडियम आपको नहीं चाहिए होता है। द ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी क्या होती है, उसकी ट्रांसमिटिविटी 0 होती है, मतलब वो ट्रांसमिट नहीं करती है रेडिएशन को, या तो रिफ्लेक्ट कर देगी या तो एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ओपेक बॉडी। हीट इज ट्रांसफर बाय ऑल 3 मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, जहां पे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हो रहा है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो इजीली हो जाता है, रेडिएशन रोल प्ले करे उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो बॉयलर में या फर्नेस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज द फंक्शन ऑफ, किसका होता है, एनटीयू का भी होता है और हीट कैपेसिटी
का भी होता है। सिंपली आपने फाइंड आउट किया होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, NTU इक्वल टू क्या होता है, U बाई सी मिनिमम। कई सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा टी होता है ना। मैं आपसे पूछता हूँ जो हीट कैपेसिटी होता है, अगर हमको Q मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे C मिनिमम डेल्टा टी। C मिनिमम क्यों लेते हैं हम, यहाँ पे C मैक्सिमम लेना चाहिए। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि C मिनिमम हम क्यों लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, फॉर इवापोरेटर एंड कंडेंसर द गिवन कंडीशन ऑफ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर। क्या होता है भाई, सेम होता है। फॉर काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो दोनों के लिए सेम रहता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्यों वेरिएशन नहीं होता है भाई, क्योंकि एक टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। मान लीजिए एक ऐसे हो रहा है और दूसरा ऐसे हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, मान लीजिए कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, एक फ्लूइड क्या कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है यहाँ पे, तो एक ही टर्मिनल का टेम्परेचर चेंज होता है। इस वजह से जो LMTD होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। आप चाहो तो फार्मूला अप्लाई करके देख भी लेना। LMTD का फार्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ln T1 माइनस डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा 2। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमिना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। देयर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहले सबसे कम वाला लिखना है, तो सबसे कम वाला आपका 4 है, एयर में एयर कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरा वाला फ्री कन्वेक्शन है, तीसरा वाला फोर्स कन्वेक्शन है, और बॉइलिंग और कंडेंसेशन में तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है, इसलिए ऑप्शन सी है आपका। कौन सा है, सी है या डी है, बी है, सॉरी। इफेक्ट ऑफ द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन रिस्पेक्टिवली टू ऑब्टेन। भाई देखो कंडेंसर पे क्या मिलेगा, कंडेंसर से हीट रिजेक्शन हो रहा है ना, तो आप किसी स्पेस की हीटिंग कर सकते हो। मतलब वो एक तरह से क्या है, इवापोरेटर से हीट लेके गए, मतलब जो आपका हीट पंप होता है वो क्या होता है, लोअर बॉडी से हीट लिया, फिर कुछ वर्क किया, फिर क्या वो हीट रिजेक्ट किया, नहीं। तो आप देखो ये हमारा इवापोरेटर है, लोअर बॉडी से हीट लिया, ये हमारा कंप्रेसर है, कुछ वर्क इनपुट, और यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कंडेंसर में, ठीक है। तो कंडेंसर मतलब पंप। और अगर हम यहीं पे बात करें रेफ्रिजरेशन वाला इफेक्ट ये वाला होता है, जिस स्पेस से हम हीट निकाल रहे हैं उस स्पेस को हम वहाँ पे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। तो सिंपल है चीज़, इवापोरेटर से हीट निकालते हैं, इवापोरेटर हमारे कोल्ड स्पेस से हीट निकालती है, तो इवापोरेटर पे मिलता है। सिंपल क्वेश्चन था, बट काफ़ी सारे लोगों ने गलत कर दिया। क्यों गलत किया है आप लोगों ने, पता नहीं। द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन, किस पे वर्क करता है भाई, रेफ्रिजरेशन क्लासियस स्टेटमेंट पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे। इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर इंटरिंग द कंप्रेसर क्या होता है, ड्राई सेचुरेटेड होता है ना, ड्राई सेचुरेटेड, वेरी सिंपल। अ रेफ्रिजरेंट शुड हैव, एक रेफ्रिजरेंट के पास क्या क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी ये दोनों सही हैं। क्या क्या लो होता है पहले वो देख लेते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, ये सारा कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, इसका डिस्कशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप बुक से पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। क्या क्या ज़्यादा होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अभी के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, बाद में जो लोग टेस्ट सीरीज देंगे वहाँ पे मैंने हाई की जगह पे इसको लो कर दिया है, तो ऑप्शन चेंज कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। देखो ये एब्जॉर्प्शन वाला है, ये इवेपोरेटर वाला है, दोनों लो प्रेशर लाइन पे होते हैं। अगर ये पाइप के लॉसेस को खत्म कर दें तो दोनों नियर अबाउट सेम प्रेशर पे होते हैं। तो इवेपोरेटर एंड ऑब्जर्वर, उम्मीद करता हूं कि इसकी पूरा ये कैसे फंक्शन करता है आपको पता ही होगा। नहीं तो सोलर पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, सोलर रेफ्रिजरेशन पे, वो आप देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।